हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी होती है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर आने वाले जितने भी शब्द हैं, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सब के बारे में। इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, ऊष्मागतिकी के तकनीकी शब्द। जैसे होता है ना, मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो होता है, विलन होता है, हीरोइन होती है, हीरोइन की सहेली होती है, हीरो का सहेला होता है। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से भैया इस पूरे चैप्टर के अंदर कौन से कैरेक्टर्स हैं, इसकी हम बात करेंगे। क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब तक ये चैप्टर चलेगा राइट तब तक ये सारी चीजें आपको जो है दिमाग में रखनी पड़ेगी। और एक फायदा बताऊं इसका, सुनो क्योंकि ये चैप्टर फिजिक्स में भी है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जेडब्ल्यू में, सीयूईटी में और नीट में। तो देखो भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। यहां पर हम जो है हम कहते हैं निकाय और परिवेश। जब ये बात थर्मोडायनेमिक्स की होती है, ऊष्मागतिकी की होती है, हमारे दिमाग में आता है भाई निकाय और परिवेश। अब आप बोलोगे सर निकाय बोले तो, देखो भाई सिंपल सी चीज, निकाय बोले तो डिब्बा। आम आदमी जिसे डिब्बा कहता है, पढ़े लिखे लोग उसे क्या बोलते हैं भाई? निकाय। क्या बोलते हैं? निकाय, यानी कि सिस्टम। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी डिब्बा आप ले लीजिए जिसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी जैसी कोई चीज करेंगे, बात समझ में, तो वो हो जाएगा आपका निकाय या फिर डिब्बा। एक काम करते हैं, बहुत बढ़िया वाली बात, एक डिब्बा बनाते हैं। आ जाओ, बहुत मस्त वाली बात है। ये मैंने बनाया भैया एक डिब्बा, ठीक है। चलो मैंने जो है यहाँ पर क्या बना दिया, तो मैंने यहाँ पर एक डिब्बा बना दिया। आपने कहा हाँ सर ठीक है, डिब्बा बना दिया है आपने। अब इस डिब्बे के अंदर जो है भैया एक गर्म पानी भरा हुआ है। इस डिब्बे के अंदर जो है वो क्या है, तो भैया गर्म पानी है। चलो मतलब मैं कह रहा हूं इस डिब्बे के अंदर जो है वो जल है, जल। बहुत ध्यान से देखना, मस्त वाला चैप्टर है बिल्कुल, है ना। तो डिब्बे के अंदर जल है। हाँ जी ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। तो डिब्बे के अंदर जो है वो क्या है भाई? जल है। और ये जो जल है ना, राइट, देखो ये जो जल है ना, ये अपन ने रखा है 95 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब गर्म तो है। अब इसकी कुछ ना कुछ भाप तो भैया सीधी सी बात है कि वो बाहर की तरफ आ ही रही होगी। बोलो यस सर। कुछ ना कुछ भाप जो है इसकी वो कैसी हो रही होगी, तो भाई बाहर की तरफ आ रही होगी। चलो ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बस अब ये वाला जो डिब्बा है ना, इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई? निकाय बोलेंगे। बहुत ध्यान से देखना है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? तो यही कहलाएगा आपका निकाय। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो ये क्या कहलाएगा? तो भाई ये कहलाएगा आपका निकाय। अब सवाल पैदा होता है कि सर निकाय तो अपन ने देख लिया, डिब्बा तो अपन ने देख लिया, परिवेश क्या होता है? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, इस डिब्बे के अलावा इसके आसपास का जितना आयतन है, जितनी चीजें हैं, पूरा ये जो ब्रह्मांड है, उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग यानी कि परिवेश। बात समझ में? तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो तंत्र होता है या जो ब्रह्मांड होता है, बात समझ में आ रही है? जो ब्रह्मांड होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ब्रह्मांड जो होता है ना, ये आपका दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक डिब्बा जिसके अंदर द्रव भरा हुआ है, दूसरा डिब्बे के आसपास की जितनी चीजें होंगी उसको आप क्या बोलेंगे भाई? सराउंडिंग बोलेंगे, यानी कि आपका क्या बोलेंगे? परिवेश बोलेंगे। बात समझ में? और ये दोनों चीजें मिलकर आपका थर्मोडायनेमिक के जो तंत्र होते हैं ना, उसको क्या करती है भाई? डेवलप करती है। बहुत सिंपल सी कहानी है, मतलब इतनी सिंपल है कि इसके बारे में सब कुछ जो है हम बहुत पहले से जानते हैं। बात समझ में आ रही? बोले यस सर। चलो तो दो चीजें हमने देखी, निकाय, निकाय क्या है? तो भैया डिब्बा, ठीक है। और परिवेश, परिवेश क्या है? तो भाई वातावरण। अरे बाबा, चलो तो अब ना देखो जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा ना, आप नए नए शब्दों को हर दिन जानोगे। बात समझ में आ रही है? और जो नए नए शब्दों को जब आप जानोगे तो आपको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, मतलब नए नए शब्द हैं, अजीब अजीब से शब्द हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पर बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि ये सब अपन पहले से जानते हैं भैया, ये सब अपन पहले से जानते हैं। बस क्या है, नाम बदल दिया गया है। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आई? अब बहुत ध्यान से यदि आप देखेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई डिब्बा जो है उससे जलवाष्प बाहर की तरफ जा रहा है। अच्छा ये बताओ, यदि ये डिब्बा या ये जल जो है जब ये ठंडा होगा, जब ये ठंडा 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 होगा तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसकी जो ऊष्मा होगी
है ना, वो कहां चली जाएगी भाई, परिवेश में चली जाएगी, परिवेश में चली जाएगी। बात समझ में आई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, पहले तो ये दो चीजें दिमाग के अंदर एकदम फिट कर लो कि भैया निकाय बोले तो डिब्बा, वो डिब्बा कैसा भी हो सकता है, पानी की बोतल हो सकती है, वो आपका प्रेशर कुकर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसके अंदर कोई पदार्थ रखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो निकाय बोले तो डिब्बा, परिवेश बोले तो वातावरण। मतलब केमिस्ट्री की कम और आपको भैया जो है हिंदी की कक्षा जैसी अनुभूति होने वाली है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, नोट किया जाए। डन, शानदार, यस सर, खत्म किया, आ जाएंगे। तो निकाय देखा, परिवेश देखा, ब्रह्मांड देखा। तो ब्रह्मांड जो है वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है इस वाले चैप्टर के हिसाब से। पहला आपका निकाय, और निकाय के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, परिवेश। तो परिवेश में बहुत सारे क्या होते हैं, देखो ब्रह्मांड के अंदर परिवेश होता है, और निकाय के आसपास की जो जगह होती है ना उसको अपन परिवेश बोलते हैं। क्लियर है कहानी? बस खत्म, इतना तो नोट करो आप, ठीक है, पक्का। तो भैया कुल मिलाकर ऐसा है कि मैं वो सारे शब्द आप लोगों को बताने वाला हूं, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, राइट। बेसिकली शब्द या टर्म्स की यदि हम बात करें जो इस चैप्टर के अंदर आने वाले हैं और जो अपने को पता होने चाहिए। बहुत शानदार वाली बात, ठीक है जी, आइए चलिए। तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो डिब्बा जो है वो आपका निकाय हो जाएगा, परिवेश जो है वो आपका निकाय के आसपास की जितनी भी चीजें हैं, क्लियर, वो परिवेश हो जाएगा। दोनों मिलकर जो है इस पूरी कायनात की रचना करेंगे। दोनों मिलकर किसकी रचना करेंगे, तो भाई ब्रह्मांड की रचना करेंगे। अब ऐसा बहुत कम होता है कि आपसे निकाय या परिवेश जो है, सिस्टम और सराउंडिंग जो है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए, पर अपने को सब कुछ पता होना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि ना ये जो चैप्टर है ना केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, सीयूईटी में भी है, जेडबलई में भी है, नीट में भी है और स्कूल में भी है। बात समझ में आ रही? तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आपके सिलेबस में इस चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। चलिए क्लियर? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बढ़िया वाली यहां पर बात हो रही है कि भैया ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा जो है, ऊर्जा जो है वो अवशोषित होती है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। परंतु एक सवाल उठता है कि ये जो ऊर्जाएं होती हैं, राइट, कहां जाती हैं और कहां से आती है? बात समझ में आ रही है? मतलब यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की हम बात करेंगे तो निकलने वाली जो ऊष्मा है वो कहां चली गई, और यदि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करेंगे तो अभिक्रिया में वो जो ऊष्मा या ऊर्जा का शोषण हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है, बात समझ में आ रही है? अवशोषण हो रहा है, शोषण तो नहीं हो रहा है, वो कहां से हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात। चलो ये डिब्बे से अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। चलो तो मैं दो रिएक्शन यहां पर लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरे पास यहां पर एक डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर भरा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, और हम इस कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मना रहे हैं, तो भैया हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। हम इस कैल्शियम कार्बोनेट का क्या कर रहे हैं, तो भाई हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ध्यान से देखना। तो आपने क्या किया, आप कहोगे कि सर हमने ना डिब्बे को ऊष्मा दी। बात समझ में आई? हमने डिब्बे को जो है, ये वाला जो पार्ट है, हमने डिब्बे को ऊष्मा दी। अब इस चैप्टर के हिसाब से आप क्या बोलोगे, निकाय, अरे बाबा, सिस्टम, और क्या, तंत्र, ठीक है। तो हमने डिब्बे को क्या किया भाई, ऊष्मा दी। ऊष्मा जो है उसको हमने किसको सप्लाई कर दिया, तो डिब्बे को हमने ऊष्मा दे दिया। इससे क्या हुआ, तो इससे आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो टूट गया CaO और CO2 में, खत्म बात। तो ऐसी रिएक्शन को हमने कहा क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, क्योंकि बिना ऊष्मा दिए कैल्शियम कार्बोनेट टस से मस नहीं होने वाला था। मतलब जब तक आप ऊष्मा नहीं देते कैल्शियम कार्बोनेट भैया टस से मस नहीं होता, उसको कुछ नहीं कर सकते थे आप। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो बहुत शानदार वाली बात, नोट करेंगे बेटा। ठीक, तो अब देखो ये सब अपने को पहले से पता है। अब थर्मोडायनेमिक्स वाले कहते हैं कि नहीं, सुनो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये क्या कहते हैं कि निकाय को ऊष्मा दी, निकाय जो है उसे क्या की, तो भैया ऊष्मा जो है वो दी, निकाय को ऊष्मा दी। ये पहली कहानी। अब दूसरी कहानी पर आते हैं, ऊष्मा कहां से दी, निकाय को ऊष्मा या निकाय ने ऊष्मा प्राप्त की,
ठीक है, सवाल पैदा होता है कि भाई ये जो ऊष्मा निकाय को दी जा रही है, यानी कि डिब्बे को दी जा रही है, निकाय डिब्बा, राइट, वो कहां से आई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी कि सर आसपास की जो सराउंडिंग है, परिवेश है, वातावरण है, वहां से आई। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी चीज कि परिवेश ने निकाय को ऊष्मा दी। क्या यहां तक क्लियर? बोलो यस सर, पूरा क्लियर, एकदम चकाचक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है तो कुल मिलाकर अभी तक अपन जो बचपन में पढ़ते आ रहे थे कि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ये ऊष्माशोषी है, भैया सिंपल सी कहानी है कि जो आपकी हीट है या फिर ऊर्जा है या फिर ऊष्मा है, बात समझ में आ रही है, उसका निकाय और परिवेश के बीच में आदान प्रदान चलता रहता है। उसका निकाय और परिवेश यानी कि डिब्बा और वातावरण के बीच में आदान प्रदान चलता रहता है। ठीक है, और इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में देखते हैं। कैसे? अरे भाई सिंपल सी चीज है, आपने एक कप में चाय रखी, बोले यस सर, आपने जो है कप में क्या रखी? तो भैया चाय रखी। अब वो चाय जो है अभी कैसी है? तो वो तो अभी गर्म है। एक समय बाद जो चाय होगी वो कैसी हो जाएगी? भाई ठंडी हो जाएगी। तो इसकी जो ऊष्मा है वो कहां गई? तो आप बोलेंगे सर वातावरण में आसपास चले गई। बात समझ में आ रही है? थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि नहीं, ऊष्मा जो है वो कहां गई? भाई परिवेश में गई। बात समझ में? किससे गई? तो निकाय से गई। तो कुल मिलाकर आज के बाद किसी को दिक्कत नहीं जानी चाहिए। निकाय बोले तो डिब्बा, परिवेश बोले तो वातावरण, बात खत्म। चलो नोट कर लो, ये इस पूरे चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। सिंपल, बहुत हलवा टाइप का टॉपिक है भैया। चलो आ जाओ। ठीक, निकाय परिवेश, अंदर की बात निकाय, बाहर की बात परिवेश, खत्म खेल। चलो आ जाइए और आगे बढ़ने वाले हैं। चलो, ब्रह्मांड या यूनिवर्स क्या है? तो भैया देखो, ब्रह्मांड या यूनिवर्स वो है जिसमें सब कुछ आता है, जिसमें आपका निकाय भी आता है, जिसमें आपका परिवेश भी आता है, मतलब जिसमें आपका सिस्टम भी आता है और सराउंडिंग भी आती है। बात समझ में आ रही? निकाय जो है वो छोटे से लेकर बहुत बड़ा हो सकता है, और निकाय ब्रह्मांड का वह भाग है जिसका ऊष्मा गति की अध्ययन के लिए चयन किया गया है। क्यों चयन किया गया है? क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीज, ये लो, मैंने एक डिब्बा लिया, सॉरी मैंने निकाय लिया। अच्छा, मैंने डिब्बा लिया, आपने कहा अरे सर अभी तो अपन ने पढ़ा डिब्बा लिया। ठीक है, इसके अंदर जो है क्या भरा हुआ है? कुछ भी भरा हुआ है, CO2 ले लो आप, नीचे से आप इसको गर्म कर दो, खत्म। आपने जो है इसके अंदर CO2 ले लिया, नीचे से आपने इसको गर्म कर दिया। अब अंदर कुछ ना कुछ होगा ना, अंदर कुछ ना कुछ जो होगा, हीट यानी कि ऊष्मा सप्लाई करने के बाद उसी को अपन क्या बोलेंगे कि भैया हम ऊष्मा गतिकी का क्या कर रहे हैं? तो अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर है? सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हरिया, पक्का 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 पक्का। चलिए भाई और आगे हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अब परिवेश क्या है? तो जो चीज निकाय में नहीं आती है, राइट, वो क्या है? आपका परिवेश है, यानी कि सराउंडिंग है। जैसे बोतल के आसपास का पूरा आपका जो एरिया है, बोतल के आसपास का पूरा वातावरण जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? तो भाई सराउंडिंग या फिर परिवेश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और निकाय और परिवेश जो है एक दूसरे से किसी वास्तविक या फिर किसी काल्पनिक रेखा से क्या होते हैं? भाई पृथक होते हैं। कैसी रेखा? ये देखो, ये देखो, इसको जानते हो? ये हमने एक बोतल बनाई। क्या बनाई? तो भैया एक बोतल बनाई, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। ये इसके अंदर जो है क्या भरा हुआ है? तो जल भरा हुआ है। ठीक है, तो अंदर वाली जो चीज है ये निकाय है, बाहर वाली जो चीज है ये परिवेश है। अंदर वाली चीज निकाय, बाहर वाली जो चीज है ये क्या है? आपकी बात समझ में आ रही है? परिवेश है। और ये पृथक करने का तरीका है। और ये क्या है? तो भाई सीधी सी बात है, ये पृथक करने का क्या है? तो तरीका है। नोट करेंगे आप सभी, खत्म बात। बहुत सिंपल सी चीज है। पक्का बोलो यस सर। तो चलो यहां तक तो अपने को क्लियर हो गया कि निकाय क्या है वो भी क्लियर है, भाई परिवेश क्या है वो भी क्लियर है, पृथक करने का तरीका वो जो दीवार होगी वो होगी। क्या एकदम सिंपल चीज अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे बेटा। अब हम एक काम करते हैं, जो निकाय होता है ना उसको हम 3 तरीके से बांट लेते हैं। बात समझ में? अब जो निकाय है उसको हमने क्या किया? 3 तरीके से बांट लिया। एक काम करते हैं, उसके लिए हम 3 डायग्राम बनाते हैं। बहुत ध्यान से देखना। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? तो भैया 3 डायग्राम बनाएंगे, 3 फोटो बनाएंगे अपन। ठीक है, चलो ऊपर की तरफ लिख दो निकाय के प्रकार।
डिब्बे के प्रकार, डिब्बे के प्रकार, साथ साथ में बनाते जाओ, बहुत सिंपल है। ठीक है, निकाय यानी कि डिब्बे के प्रकार, 3 प्रकार के दुनिया में डिब्बे पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कौन से 3 प्रकार के डिब्बे हैं? देखो 2 प्रकार के तो मेरे पास भी है, तीसरे प्रकार का आज मैं नहीं लाया हूं, पर कोई बात नहीं। देखो भाई, पूरी दुनिया में 3 प्रकार के डिब्बे पाए जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से 3 प्रकार के आपके जो हैं निकाय पाए जाते हैं। कौन से देख लेते हैं। देखो एक तो हमारे पास ये रहा, रुको, एक तो हमारे पास ये वाली बोतल रही, एक तो हमारे पास ये बोतल रही, ठीक है, और ये, ठीक है ना, एक बोतल ये हो गई अपने पास। एक और बोतल बनाते हैं हम लोग, ठीक है जी, ठीक है जी, यस सर। और यहां पर मैंने ना इसको ढक्कन लगा दिया, ये ढक्कन लगा हुआ है बेटा, ठीक है। और एक थोड़ी महंगी वाली बोतल लेकर आते हैं अपन, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, ये 20 रुपए वाली बोतल है, और कैसी है भाई? खुली बोतल है। ये 20 रुपए वाली बोतल है, मतलब ये 20 रुपए वाली बोतल है, और कैसी है भाई? खुली बोतल है। चलो, ये 20 रुपए वाली बोतल हो गई, 20 रुपए को अपन थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। नॉर्मल आपकी ये बोतल है, और ये खुली बोतल है। चलो भैया, ये भी 20 रुपए वाली बोतल है, बोतल, और ये भी कैसी है भाई? ये बंद है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, एकदम बंद है ये, ठीक है। ये यहां पर ऐसा ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ढक्कन लगा है, बंद है। ये कैसी है? तो भाई ये खुली है। चलो, ठीक है, पक्का। और ये जो है, इसको अपन ले लेते हैं, थर्मस कितने का आता होगा? 300 रुपए का। चलो, 300 रुपए का थर्मस, तो 300 रुपए का जो है ये क्या आ गया? आपका थर्मस हो गया, ठीक है। अब ये थर्मस जो है, इसके अंदर अपन गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय वाय रखने का अपन उपयोग करते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब इसमें भी भैया गर्म पानी भरा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना, इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी आपका पानी भरा हुआ है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया, बस यही है पूरा चैप्टर, बहुत सिंपल है। मतलब ऐसा है ये चैप्टर, बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप यदि नींद में भी होगे ना तो भी खोपड़ी के अंदर जाकर सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही भाई? किया क्या, हमने एक बॉटल ली, उसके 2 सिचुएशन ले ली, 20 रुपए वाली रखी हुई बॉटल। बात समझ में? ये जो है ये आपकी खुली बोतल है। अब बताओ क्या इसमें से पानी बाहर आ सकता है? तो भाई बिल्कुल बाहर आ सकता है। ये लो, ये लो, पानी भी इसमें से बाहर आ सकता है। बात समझ में आ रही है भाई? पानी भी इसमें से बाहर आ सकता है, और ऊष्मा भी इसमें से क्या हो सकती है भाई? बाहर आ सकती है। बात समझ में आई? तो जब बोतल कैसी है भैया? खुली है। बहुत ध्यान से देखना, जब बोतल यानी कि बॉटल जो है वो आपकी खुली है, ढक्कन लगा ही नहीं है, ढक्कन को अपन ने निकाल के इधर रख दिया। ये अब इसमें से बहुत ध्यान से देखेंगे, अब इसमें से देखो, इसमें से ना पदार्थ एवं ऊष्मा कैसी हो सकती है? तो भैया अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। यही बात हुई ना, पदार्थ और ऊष्मा जो है वो कैसी हो सकती है? अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। इसको हमने कहा ओपन सिस्टम। इसको हमने क्या कहा? तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये हो गया आपका ओपन सिस्टम। मतलब ये कि भैया जब ये बोतल का ढक्कन अपन ने निकाल दिया, जब इस बोतल का ढक्कन हमने निकाल दिया, राइट, तो अब इसमें से पानी भी बाहर आ सकता है, पानी अंदर भी जा सकता है, ऊष्मा भी बाहर आ सकती है और ऊष्मा भी अंदर जा सकती है। बहुत सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये कहलाएगा आपका ओपन सिस्टम। मतलब इसमें पदार्थ और ऊष्मा जो है वो दोनों अंदर बाहर होगी। और मैंने कहा भाई पानी जो है ना वो गिर रहा है, जब ढक्कन नहीं लगा हुआ है तो पानी जो है वो गिर रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि सुनो एक काम करते हैं यार, पानी को अपन बचाते हैं गिरने से। तो मैंने इसका ढक्कन लगा दिया। अब जैसे ही हमने इसका ढक्कन लगाया, अब क्या होगा? तो बहुत ध्यान से देखना, ढक्कन जब लगाया उसके बाद क्या होगा कि भाई पानी गर्म हो सकता है यदि धूप में रखा है तो, ढक्कन लगाने के बाद,
या पानी ठंडा हो सकता है यदि फ्रिज में रखा है तो। बात समझ में आ रही है? पर पानी गिरेगा नहीं, पानी जो है कुछ भी आप कर लो गिरेगा नहीं, मतलब पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। तो यही तो बात है कि ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, सिर्फ ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा। वो भी अपन लिख देते हैं, ठीक है। द्रव्य जो है, द्रव्य का नो आदान प्रदान, नो आदान प्रदान लिख दो, खत्म बात। तो खत्म हो गई बात भैया कि आपका जो भी द्रव होगा उसका कोई भी आदान प्रदान होगा ही नहीं। ये लो बोतल को कैसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, कुछ भी कर लो, पर जब तक ढक्कन लगा हुआ है ना तब तक हीट का एक्सचेंज होगा बाबूजी। बात समझ में आ रही है? तब तक जो है ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, पर इसके अंदर जितना भी पानी भरा हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। मतलब द्रव्य का कोई आदान प्रदान नहीं होगा। अब हमने वहां पर थर्मस रखा हुआ है। थर्मस का काम क्या होता है? देखो, आइडियल थर्मस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो ऊष्मा जो है वो बाहर निकल ही जाएगी। बात समझ में? तो आइडियल थर्मस तो नहीं हो सकता, पर यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, हम एक आदर्श सिचुएशन की बात करेंगे, तो यहां पर द्रव्य बंद है। हाँ, ये कैसा है बेटा? बंद है। कैसा है? तो ये बंद है, एकदम टाइट अपन ने बंद कर दिया। द्रव्य और ऊष्मा, ठीक है, द्रव्य और ऊष्मा दोनों का क्या हो रहा है? दोनों का आदान प्रदान हो रहा है। द्रव्य और ऊष्मा दोनों का क्या हो रहा है? तो भैया आदान प्रदान नहीं हो रहा है। हो रहा है तो वो तो ओपन हो गया आपका, हो रहा है। तीन ही तरीके के आपके क्या हो गए भाई? निकाय हो गए, यानी कि सिस्टम हो गए। तीन ही आपके पास ऑप्शन है। एक हो गया आपके पास ओपन सिस्टम, जब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे ऊष्मा और द्रव्य जो है दोनों कैसे हो सकते हैं? बाहर आ सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। बात समझ में? दूसरा ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बंद अपन ने कर दिया, अब सिर्फ ऊष्मा आगे अंदर बाहर हो सकती है, आपका द्रव्य जो है, जो भी पदार्थ भरा हुआ है वो कुछ नहीं होगा। तीसरा ऐसा जिसमें द्रव्य और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, मतलब ये कि एकदम नियत बना हुआ है। तो ये आपका हो गया ओपन सिस्टम, ये हो गया आपका क्लोज सिस्टम, वो हो गया बेटा आपका आइसोलेटेड सिस्टम, कि उसके अंदर जो भी चीज भरी हुई है उसको ना तो अपनी ऊष्मा देनी है, ना तो कहीं से ऊष्मा लेनी है, ना तो उसको बाहर जाना है, ना ही अंदर आना है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है, नोट कर लो। चलो, तो तीन सिस्टम अपने पास हो गए, है ना। चलिए, तो अब भाई सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन सिस्टम। देखो ध्यान से देखो, ओपन सिस्टम में क्या होगा? द्रव्य और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। क्लोज सिस्टम, जिसको हम लोग बंद निकाय कहते हैं, जिसमें इसमें सिर्फ ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, द्रव्य का नहीं होगा। और यदि आप विलगित निकाय कहते हो, आइसोलेटेड सिस्टम, क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? तो आइसोलेटेड सिस्टम की यदि आप बात करेंगे तो इसमें ना तो द्रव्य का आदान प्रदान होगा सराउंडिंग के साथ में, परिवेश के साथ में, और ना ही किसी ऊर्जा ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। खेल कैसा हो चुका है? तो भाई खत्म हो चुका है, ठीक है, नोट करेंगे बेटा। ठीक, अब ये लो उदाहरण लिया रहे, ऐसे 50 उदाहरण ले सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, आपने कहा हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। तो भाई यदि अपने पास में सोडियम कार्बोनेट है, राइट, और यदि अपने पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यदि इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होगी? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और ऊष्मा भी निकलेगी। तो यहां पर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का क्या हो सकता है भाई? आदान प्रदान हो सकता है, अंदर बाहर हो सकता है। खत्म किया? तो बहुत सिंपल हो गया, नोट करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए भैया, एक तरफ आपके पास में होगी ऊष्मा और दूसरा आपके पास होगा पदार्थ, और यही आपका थर्मोडायनेमिक्स। एक तरफ होगी आपके पास में ऊष्मा यानी कि एनर्जी, दूसरी तरफ आपके पास होगा पदार्थ यानी कि द्रव, और यही थर्मोडायनेमिक्स का खेल है। नोट करेंगे आप सभी। चलो डन, बोलो यस सर। कैसी है कहानी? तो बोलेंगे यस सर, शानदार है कहानी। आ जाओ, दूसरा जो है वो आपका क्या हो जाएगा भाई? तो बंद निकाय यानी कि क्लोज सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है। चलो, और तीसरा है आपका विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान या द्रव्य का क्या होता है भाई? आदान प्रदान होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? विलगित, आइसोलेटेड
विलगित यानी कि क्या हो जाएगा आपका आइसोलेटेड, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं ना तो बाहर जाने में और ना ही किसी चीज के अंदर आने में। बहुत सिंपल सी चीज, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह दे कि यह निकाय परिवेश से क्या होता है, पृथक्कृत होता है। और यदि हम बात करते हैं इसके उदाहरण की तो भैया वो है आपका थर्मस फ्लास्क। वो क्या है, तो वो है आपका थर्मस फ्लास्क। बात समझ में आई। अब थर्मस के अंदर जो भी चीज रखी हुई है वो रखी हुई है ना। देखना बहुत सारे कंपनी वाले जो थर्मस बनाते हैं वो कहते हैं कि हमारे थर्मस में 24 घंटे तक वही तापमान रहता है, 24 घंटे तक वही तापमान रहता है। अब देखो 24 घंटे का एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है, पर हाँ 6 से 7 घंटे तक जो हम गर्म पानी लाते हैं ना ठंड के टाइम पे, क्योंकि अपने को बहुत सारी क्लासेस करनी होती है तो गला कभी कभी जो है साथ छोड़ देता है। बात समझ में आ रही। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, ठंड के टाइम पर गर्म पानी जब हम लेकर आते हैं, हल्का गुनगुना पानी लेकर आते हैं, तो 6 से 7 घंटे तक ना जो पानी रहता है ना वो उतनी ही गर्माहट बरकरार रहती है। तो ऐसा जो सिस्टम रहेगा ना बबुआ, उसको अपन क्या बोलेंगे, विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। आपने कहा सर कितना इजी चैप्टर, मतलब इससे इजी चैप्टर तो हमने देखा ही नहीं। क्या पढ़ रहे हैं, देखो पढ़ क्या रहे हैं इस चैप्टर में आप। मैं इस क्यों पता है इस टाइम लगा रहा हूं ये स्टार्टिंग में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर, क्योंकि भैया आप सब लोगों को ये बताया गया है या कहीं ना कहीं से आपने ये सुन रखा है कि थर्मोडायनेमिक्स कॉम्प्लिकेटेड है। अरे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा हलवा चैप्टर है। देखो बंद बोतल, खुली बोतल और थर्मस वाली बोतल, आज मैं वो लेकर नहीं आया, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई, आप इसको नोट करेंगे, हरिया। ठीक, चलिए। तो निकाय आप समझ लिए, परिवेश आप समझ लिए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो भैया ऊष्मा गति की क्या होती है पता है क्या, ऊष्मा गति की ना कुछ एक गुण होते हैं, पदार्थ के कुछ एक गुण होते हैं। बात समझ में आ रही है, या पदार्थ के कुछ एक ना गुणधर्म होते हैं। बात समझ में आई। और जितने बच्चे नीट की तैयारी करने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट सीयूईटी की तैयारी करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा कि जब आप ऊष्मा गतिकी के गुणों की बात करोगे, बात समझ में आ रही है, तो भैया 2 प्रकार के होंगे, क्लियर। और यहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का गुण है। तो एक काम करते हैं, तगड़ा वाला अपन उदाहरण लेते हैं, कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आ जाओ, ठीक है। बोतल से थोड़ी जिंदगी को आगे लेकर चलते हैं, आ जाइए। मैं 2 डिब्बे बनाने जा रहा हूं बबुआ, बड़े ध्यान से आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने 1 डिब्बा बनाया, चलो मैं बनाया 1 डिब्बा, ये लो। 1 डिब्बा दिख रहा है, बोले यस सर। क्या इस डिब्बे के अंदर आपको जो है एक ऐसा विभाजन दिख रहा है? आपने कहा हाँ सर दिख तो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, विभाजन अभी नहीं करते अपन। बात समझ में, विभाजन जो है वो भी अपन नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, इसके अंदर एक गैस डाल देते हैं। चलो भाई बात ध्यान से देखना, मस्त वाली बात, ठीक है, पक्का। चलो आ जाओ। मैंने क्या किया, मैंने भैया इस डिब्बे के अंदर एक गैस डाल दिया। आपने कहा ओके गुरुजी, बहुत शानदार। चलो गैस डाल दी अपन ने। चलो अब इसके अंदर मैंने गैस डाल दी, तो अब आप मुझे बताओ कि भैया इसका कुछ आयतन होगा, इसका कुछ आयतन होगा, उसको अपन V से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो है कुछ ना कुछ दाब होगा, उसको अपन P से दर्शाएंगे। इसका कुछ ना कुछ तापमान होगा, उसको हम लोग जो है T से दर्शाएंगे। आपने कहा हाँ जी सर। व्हाट इज माई क्वेश्चन, एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है कि यदि इस डिब्बे को मैं बीच में से ऐसे कट कर दूं, ये जो डिब्बा है उसको ऐसे बीच में से अपन ऐसे डिवीजन कर दें, विभाजित कर दें, बीच में से एक लाइन खींच दें, तो आप मुझे बताओ किसमें किसमें परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन क्लियर है कि आयतन होगा, दाब होगा, ताप होगा। डिब्बे को यदि अपन ने डिवाइड कर दिया तो आप मुझे बताने वाले हैं कि किसमें किसमें परिवर्तन होगा। जल्दी से बताइए, आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, ये तो बहुत ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन हो गया, मतलब ये तो कक्षा 11वीं वालों के लिए बहुत ही मजेदार सवाल हो गया। तो विभाजन करने के बाद ध्यान से देखना बेटा क्या होगा। जैसे ही अपन ने डिब्बे को 2 भाग में विभाजित किया, चलो कर भी लेते हैं, ये लो, ये लो डिब्बा है, बोलो यस सर। इस डिब्बे के अंदर जो जल है उसका आपको आयतन दिख रहा होगा इतना। बात समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने ना उसका थोड़ा सा जो पानी है वो यहां निकाल लिया। जादू देखना, जादू जादू। मैंने इसका थोड़ा सा पानी ना यहां निकाल लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अब देखो बताओ किस में परिवर्तन आया। तो आप बोलोगे सर देखो आयतन में परिवर्तन आया है।
आयतन में परिवर्तन आया है, पर यदि हम उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब जितना ठंडा ये वाला पानी है उतना ही ठंडा ये वाला भी पानी है। बात समझ में आई? तो भैया आयतन में परिवर्तन तो आया है, तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, दाब में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। बात समझ में आ गई? तो इसको भी अपन समझ लेते हैं, है ना। चलो इसको, ये बोतल को अपन यहां पर ऐसे रख देते हैं। क्लियर? तो अब जैसे ही मैंने डिब्बे को दो भाग में विभाजित किया, आपने कहा सर जादू, राइट। तो विभाजित करने के बाद बहुत ध्यान से देखना बेटा, विभाजित करने के बाद आयतन बदल गया। भाई इधर का आयतन अलग हो गया, इधर का आयतन अलग हो गया, आयतन में बदलाव आ गया, पर ताप और दाब नहीं बदला। बात समझ में आ गई? भाई आयतन में परिवर्तन आ गया, पर दाब और ताप जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब ये कि आयतन एक प्रकार का गुणधर्म होगा और ताप और दाब जो है वो भैया दूसरे प्रकार का गुणधर्म होगा। बहुत शानदार कहानी, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आपने विभाजित किया, बात समझ रहे हो भाई, जैसे ही आपने विभाजित किया, आयतन जो था वो बदल गया। आपने कहा हमने बीच में से विभाजित किया, तो पहले जो आयतन था, राइट, पहले जो आयतन था भाई वो V था, P था और T था। अब जो आयतन है वो हो गया आपका V/2 एंड V/2। पहले तापमान P था तो भैया अभी भी तापमान P है। पहले दाब P था, पहले तापमान T था तो अभी भी T है। दाब पहले P था तो अभी भी कैसा है भाई, P है। इसका मतलब एक बात अपन के खोपड़ी के अंदर फिट हो गई, और वो ये है कि यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि आप उसको बीच में से डिवाइड कर दोगे तो कुछ गुणधर्म ऐसे होंगे जो नहीं बदलेंगे और कुछ गुणधर्म ऐसे होंगे जो बदल जाएंगे। कुछ गुणधर्म ऐसे होंगे जो नहीं बदलेंगे और कुछ गुणधर्म ऐसे होंगे जो बदल जाएंगे। तो हमने कहा अच्छा दो प्रकार के गुणधर्म हैं। ओके, ये बात है, दो प्रकार के गुणधर्म हैं। पहला बदलने वाले गुणधर्म, बदलने वाले गुणधर्म, और नहीं बदलने वाले गुणधर्म। बात समझ में आई? तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बदलने वाले गुणधर्म और हमारे पास नहीं बदलने वाले गुणधर्म है। अरे बाबा, अब इनके लिए कुछ नाम होगा। बस इस चैप्टर में सिर्फ नाम जो है वो खतरनाक है, कॉन्सेप्ट एकदम लल्लू है बच्चों। बात समझ में आ रही है? इस चैप्टर के अंदर जो नाम है ना सिर्फ वही खतरनाक है, कॉन्सेप्ट एकदम लल्लू है, हलुआ कॉन्सेप्ट। चलो आ जाओ, ठीक है जी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भैया, दो प्रकार के गुणधर्म, एक तरफ आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है जिसको आप क्या बोलते हो, गहन गुणधर्म, और दूसरे आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है जिन्हें आप बोलते हो विस्तृण गुणधर्म। क्लियर हो गई कहानी? देखो वही हुआ, डिवाइड करने पर तापमान में तो परिवर्तन नहीं आया, पर जो आयतन है उसमें क्या आ गया भाई, परिवर्तन आ गया। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन देखते हैं और सुनो। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अपन हर चीज समझकर पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? ये भी आपको समझने से याद हो जाएगा। फिर भी इसको बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये वाला जो पार्ट है इसके एग्जांपल्स को हमेशा दिमाग में फिट रखिएगा। नीट में, सीयूईटी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, समटाइम जेईई में। बात समझ में आ रही है? सीधे सीधे क्वेश्चन पटक दिया जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा गहन गुणधर्म है और कौन सा जो है विस्तृत गुणधर्म है। बात समझ में आ गई? तो दो प्रकार के गुणधर्म। चलो, एक वो जो बदल जाते हैं और दूसरे वो जो नहीं बदलते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं निकाय के, राइट? बोले यस सर। भैया सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं गहन गुणधर्मों के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गहन गुणधर्मों के बारे में। ऐसे गुणधर्म, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो निकाय क्या है तो डिब्बा, आए है निकाय क्या है तो डिब्बा। ठीक है, तो ऐसे गुणधर्म जो निकाय के माप या आकार, उसकी मात्रा आदि पर निर्भर नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, गहन गुणधर्म बोलेंगे। उदाहरण देख लो आप,
प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को बीच में से डिवाइड कर दो। बात समझ में आई? आपके आसपास जितने भी रूम हैं, कमरे हैं, भाई सबका आयतन अलग अलग है, पर सबके अंदर का तापमान कैसा है? एक समान है। सबके अंदर का दाब कैसा है? तो भैया एक समान है। सबके अंदर जो आपकी वायु भरी हुई है, बात समझ में आ रही है, उसका घनत्व कैसा है? तो भैया एक समान है। इसका मतलब ये सारे गुणधर्म कैसे होंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी कि गहन गुणधर्म। ठीक है, चलो लिख लो। लिख लो मतलब मैं क्या कह रहा हूं भाई, खोपड़ी में सेट कर लो, सीधे सीधे पूछ लेंगे। दाब है, तापमान है, घनत्व है, विशिष्ट ऊष्मा है, प्रश्न तनाव अभी पढ़कर आए हैं इसके पहले वाले अध्याय में। श्यानता है, अपवर्तन गुणांक है, ये अपवर्तन गुणांक फिजिक्स वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गलनांक है और क्वथनांक है। ये सारे जो हैं ये आपके क्या हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई? गहन गुणधर्म। लिखा हुआ है। भाई सीधी सी बात है, किसी पदार्थ का जो आपका गलनांक होगा, है ना, किसी पदार्थ का जो गलनांक होगा उसके आकार या मात्रा में किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। ये बोतल बहुत काम आ रही है अपने, है ना, इसको याद रखेंगे अपन। ठीक है, चलो मैं क्या कह रहा हूं भाई, इसमें जो पानी भरा हुआ है, इस पानी को मैं एक और ग्लास में डाल दूं। हो सकता है दोनों का आयतन अलग अलग हो, पर क्वथनांक तो दोनों का कैसा होगा? तो भाई एक समान ही होगा। तो क्वथनांक एक समान होगा, आकार जो भी हो, मात्रा जो भी हो, बट क्वथनांक जो है वो कैसा होगा? एक समान होगा। जो नहीं बदलते हैं वो गहन है, नहीं बदलने वाले गहन गुणधर्म है। बात समझ में? नहीं बदलने वाले कौन से? तो बबुआ ये है गहन गुणधर्म। चलो ये है गहन गुणधर्म। बात समझ में आई? बहुत शानदार बात। अब सवाल पैदा होता है कि सर जो बदल जाते हैं उनका नाम क्या है? राइट, तो उनको हम कहते हैं विस्तृत गुणधर्म। जैसे कि ये सारे, मतलब वे गुणधर्म जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं? जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की जो भी मात्रा होगी, राइट, उस पर क्या करेंगे भाई? तो निर्भर करेंगे। जैसे कि द्रव्यमान, जैसे कि आयतन, जैसे कि ऊर्जा, जैसे कि कार्य, जैसे कि एंथैल्पी। अरे भाई कार्य और ऊर्जा है तो एंथैल्पी तो आएगा ही ना। बात समझ में? जैसे कि जैसे जैसे पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे उसका द्रव्यमान जो है वो भी कैसा होगा? तो भाई बढ़ जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। ठीक है, टीपो रे बाबा, बहुत शानदार कहानी है बाबा। चलिए, तो ये हो जाएंगे आपके विस्तृण, ये हो जाएंगे आपके विस्तृण गुणधर्म, जिसको हम बोलेंगे भैया बदलने वाले गुणधर्म। बहुत शानदार बात, टीपो रे बाबा, बहुत बढ़िया। पक्का पक्का, बहुत धमाकेदार पक्का। ठीक है, चलिए ठीक है जी, और आगे हम बढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि भैया निकाय की अवस्था और अवस्था फलन। अब ये निकाय की अवस्था क्या है? तो ये द्रव्य की अवस्था बोल दो आप इसे, क्योंकि निकाय के अंदर क्या भरा हुआ है भाई? द्रव्य भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम निकाय की अवस्था के बारे में बात करेंगे और कार्य फलन के बारे में बात करेंगे, या अवस्था फलन के बारे में बात करेंगे। अवस्था फलन। अब आप बोलोगे सर कितने सारे शब्द हैं। अरे यही सब तो बता रहा हूं मैं आपको, आप सोच कर देखो। ये देखो कहीं पर लिखा होता यदि विस्तृत गुण, और यदि हम उदाहरण नहीं होते तो क्या दिमाग में कनेक्ट होता? नहीं ना। एक चीज अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो, बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूं, अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना। ठीक है, और कोई कुछ बोले तो भैया भिड़ जाना बिल्कुल। ठीक है, और वो सत्य ये है बेटा, ऊष्मा गति की सत्य क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा। ऊष्मा गति की, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ऊष्मा गति की मतलब अजीब नाम, अजीब, उल्टे सीधे, उल्टे सीधे दिमाग के अंदर फिट कर लो। ठीक है, अजीब, उल्टे सीधे, डरावने नाम। बात समझ में आई? ऊष्मा गति की अजीब, उल्टे सीधे और डरावने नाम। बात समझ में आ रही है? पर हलुआ और लल्लू कॉन्सेप्ट। कौन से कॉन्सेप्ट? तो भैया लल्लू कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में कोई दम नहीं है,
बात समझ में आ रही है। पर यदि हम कहते हैं कि भाई नाम ही उसका अजीब होगा, तो भाई आप लोग पहली बार देख रहे हो ना बच्चों, तो यदि अजीब सा नाम यदि आपके सामने आ जाएगा, राइट, तो आपको लगेगा कि सर ये कछु ऐसा है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बात समझ में आई। पर यहां कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है, नाम बड़े हैं, नाम बड़े हैं और कॉन्सेप्ट छोटे हैं। क्या है ऊष्मागति की? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, नाम बड़े और कॉन्सेप्ट, नाम बड़े और कॉन्सेप्ट कैसे? तो भैया छोटे, मतलब हल्के हल्के। बात समझ में आई। तो दूर से देखने में डरावना लगता है ये चैप्टर, पर अंदर की बात यह है कि बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम हलवा और इजी चैप्टर है। ठीक है, अभी अपन इसको पूरे चैप्टर भर प्रूव करेंगे बेटा। चलो आ जाओ, नोट करो। क्लियर? पक्का? नाम अजीब है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है, नाम ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो ये, ऊष्मागति की नाम बड़े और कॉन्सेप्ट कैसे? तो भाई हल्के। ठीक है, चलो आओ। कहां थे हम लोग? आगे थे। ठीक है, अब देखो एक नया नाम, अवस्था फलन। बात समझ में आई। एक नया नाम आपको मिला और वो क्या है भाई? अवस्था फलन। अरे बाबा, स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर नहीं नहीं, हम मानते ही नहीं सर, ये तो पक्का मुश्किल होगा सर, इसके पहले की इजी थे, रहे होंगे, ये तो पक्का मुश्किल होगा। चलो देखते हैं कितना दम है इसमें, आ जाओ। ठीक है, तो ये तो भाई देख लेंगे अपन, सब रगड़ देंगे अपन। ठीक है, आ जाओ। क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि किसी निकाय या डिब्बे में जो परिवर्तन है वो किसके कारण होता है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। सही बात है। किसी डिब्बे के अंदर यदि कोई रिएक्शन चल रही है, राइट, तो उसमें क्या आएगा भाई? परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये जो परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के कारण, बात समझ में आई। तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण दाब, आयतन, ताप और संघटन के पदों में क्या आता है भाई? परिवर्तन आता है। सीधी सी बात है। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक डिब्बा है, उसके अंदर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया चल रही है। आप बोलोगे सर ऊष्माक्षेपी चल रही है मतलब क्या होगा? ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो भाई सीधी सी बात है, ऊष्मा जब बाहर निकलेगी तो किस में परिवर्तन आएगा? तो ताप में परिवर्तन आएगा। तो जब भी किसी पदार्थ के अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, बात समझ में आई, तब यदि उनके इस प्रकार के गुणधर्मों में परिवर्तन आता है तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? अवस्था फलन। नाम अच्छे रख दो यार, बच्चे हमारे डरते हैं बेचारे। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छे नाम रख दो, अवस्था फलन। क्या बोलेंगे? अवस्था फलन। तो ऐसे गुणधर्म जो केमिकल रिएक्शन के समय पर बदल जाते हैं। और इतने में शांति नहीं मिली, इतने में शांति मिली ही नहीं, एक और नाम रखा, अवस्था चर या फिर ऊष्मा गति की प्राचल, पैरामीटर्स। ठीक है, एक मेरी वाली डेफिनेशन हो जाए फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर नोट तो कर लो आप। ठीक, चलो तगड़ी वाली डेफिनेशन, शानदार वाली डेफिनेशन किसी निकाय में। ठीक है, क्या बात कर रहे थे हम लोग? अवस्था फलन ना। ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। किसी निकाय में, सॉरी, किसी डिब्बे में, अरे बाबा, किसी डिब्बे यानी कि निकाय में। चलो, जिसे हम डिब्बा कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों से निकाय कहते हैं। बहुत शानदार वाली बात, किसी निकाय या फिर डिब्बे में। ठीक है, किसी डिब्बे या निकाय में रासायनिक अभिक्रिया के कारण, रासायनिक अभिक्रिया के कारण, किसी डिब्बे में या निकाय में रासायनिक अभिक्रिया के कारण जिन गुणधर्मों में क्या आता है भाई? परिवर्तन आता है। अरे बाबा, जैसे
क्या किस में परिवर्तन आएगा? तो भाई दाब में परिवर्तन आएगा, ताप में परिवर्तन आएगा, और किस में परिवर्तन आएगा? तो आयतन में परिवर्तन आ सकता है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, को क्या कहते हो? आपने कहा सर बहुत सिंपल है, क्या कहेंगे? अच्छा, अवस्था परिवर्तन फलन। ओके, मतलब इनसे अवस्था का लेना देना है। और आपने कहा सर ये कौन सी बात है, इसके पहले वाले चैप्टर में अपन ने पूरा पढ़ रखा है। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग कहानी। तो इन्हीं को हम बोलते हैं अवस्था फलन। अरे यार ये तो बड़ा हलवा था। एक और नाम है ना इसका, लाओ उसको भी लाओ, लाओ मैदान में। एक और नाम है इसका, उसको भी। अवस्थाचर या ऊष्मा गति की प्राचल। चलो, अवस्थाचर काहे नाम बनाते हो भाई? एक नाम रख देते। नहीं, गोबर करना ही है तो करना ही है फिर। ठीक, काहे करना है, मतलब एक नाम रख देते हैं ना। नहीं, 10-12 नाम रखेंगे। इजी होते हुए भी बच्चों को कैसा लगता है? कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है जी, बोले यस सर। चलो, इजी होते हुए बच्चों को कैसा लगता है? कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भयंकर होगा। अरे कछु भयंकर नहीं है, सीधी सी बात है। किसी डिब्बे के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है तो कुछ चेंज तो आएगा ना रे भैया। सिंपल सी कहानी, तापमान में, दाब में, ऊष्मा में, आयतन में कुछ तो परिवर्तन आएगा ना। तो जिन चीजों में परिवर्तन आता है उन सबको हम बोलते हैं क्या? स्टेट फंक्शन, यानी कि अवस्था फलन। इंग्लिश में भी लिख दें? बिल्कुल लिखेंगे। वी मस्ट कॉल देम स्टेट फंक्शन। अरे बाबा, वी मस्ट कॉल देम स्टेट फंक्शन। क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। अरे खत्म बात, टिप लिया। बढ़ते हैं आगे जल्दी से। ये हलवा टॉपिक था। ठीक है, चलो आ जाओ। पक्का? चलो बच्चों, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना। यदि कोई पूछे डेफिनेशन तो बता देना, उठा के पटक देना कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए 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 आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या क्या है तो बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो भैया, जब भी अवस्था में परिवर्तन होता है, जब भी रिएक्शन होती है, लिख देता हूं यहां पर मैं, मेरे साथ साथ आप सभी नोट करेंगे। ठीक है, बोलो यस सर। बड़ी शानदार कहानी, बोलो यस सर। ठीक है, बोलो यस सर। तो मैंने कहा बहुत शानदार कहानी है, रासायनिक अभिक्रिया के समय। तो आपने कहा सर रासायनिक अभिक्रिया के समय क्या? अरे भैया, रासायनिक अभिक्रिया जब होगी, केमिकल रिएक्शन जब होगी, तो भैया इसमें 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 और इन सब में जो है वो क्या आ सकता है? परिवर्तन आ सकता है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, आपके अवस्था फलन। ठीक है, खत्म बात। तो इन सबका मान जो है वो निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर करता है। भाई सीधी सी बात है, अभिक्रिया के पहले प्रेशर कुछ और रहा होगा, क्लास के पहले प्रेशर कुछ और रहा होगा। थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आ रही है। जैसे ही क्लास खत्म हुई, कहानी क्लियर है, खोपड़ी के अंदर सब कुछ सेट हो गया, प्रेशर कम हो गया। बात समझे? तो प्रेशर क्या? तो भैया स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन। ये लो, लिख लो। ठीक, तो ये जितनी भौतिक राशियां आपको दिख रही हैं, इन सबका मान जो है निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा, ना कि कैसे हुआ उस पर। नहीं, अंदर की बात नहीं जाननी अपने को ये जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, इन सब में परिवर्तन आएगा। ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स या फिर अवस्था फलन कहलाएंगे। ठीक है जी, टीपा जाए रे बाबा, हम बढ़ेंगे आगे। हरी अप, पक्का? यस सर, बहुत तगड़ी वाली बात है। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई, बताइए क्या? नाम बड़े और कॉन्सेप्ट लल्लू, नाम बड़े और कॉन्सेप्ट हल्के, अजीब उल्टे सीधे डरावने नाम, पर यदि आप बात करोगे तो आप देखोगे कि चैप्टर बड़ा हलवा लल्लू और सिंपल है जी। चलो जी, बढ़ेंगे जी आगे, आइए। ठीक, क्या आपने इसको टीप लिया? आपने कहा हाँ जी सर, हमने इसको टीप लिया दिमाग के अंदर और कॉपी के अंदर। चलो आओ, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि भाई ऊष्मागति की प्रक्रम क्या होते हैं, मतलब ये कि कौन से ऐसे प्रोसेस होती है जिसको हम ऊष्मागतिकी में देखते हैं। बात समझ में? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रक्रम
प्रक्रम क्या है? अब देखो इसके लिए भी नाम बनाया प्रक्रम। अरे प्रक्रिया बोल दे भाई, मतलब क्यों नहीं बोलता? प्रक्रिया बोल दे। बात समझ में? नहीं, इसके लिए एक नया नाम बनाया प्रक्रम। अरे बाबा, बात समझ में? क्रमिक प्रक्रियाएं जो होती हैं उसको हम प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस या फिर ऐसा प्रक्रम जो किसी ऐसी हरकतें जो कि किसी ऊष्मागति की निकाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। किसमें परिवर्तन? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अवस्था में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। राइट? तो ऐसी प्रक्रियाएं जिसके कारण बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो यस सर। जिसके कारण निकाय क्या? तो डिब्बा। निकाय क्या? तो डिब्बा। चलो, जिसके कारण निकाय यानी कि डिब्बा, बहुत शानदार वाली बात, जिसके कारण निकाय डिब्बा के अंदर क्या हो? तो भाई अवस्था परिवर्तन हो। और इनमें से बहुत सारी चीजों को तो आप वैसे ही जानते हो यार, बहुत सिंपल है। परिवर्तन हो, खत्म खेल। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा हलवा टॉपिक है ये तो, मतलब ये सब आप पहले से जानते हो। बात समझ में? सारे के सारे क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तगड़ा वाला बेटा के स्क्रीनशॉट लेंगे, इस कहानी को लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी होने वाली है। इसके बाद देखो, आज की क्लास में जितना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब जो बचा वो पूरा का पूरा सिंपल है, एकदम हलवा है, दोना लेके लपक लेंगे, बात खत्म हो गई। चलो आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना भाई, समतापी प्रक्रम क्या होता है। तो उधर वाला टीपा क्या? टीपो ना, बढ़िया से टीपो उसको। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं क्या कह रहा हूं, मिटा देंगे उसको, मिटा देते हैं। चलो बहुत ध्यान से देखना। अब सबसे पहले बोल रहा है भाई समतापी प्रक्रम क्या होता है। अब मैंने कहा सम, आपने कहा एक जैसे, तापी आपने कहा तापमान। तो भैया एक जैसे तापमान पर यदि कोई प्रक्रिया होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? समतापी बोलते हैं। मतलब ये कि प्रक्रिया के दौरान, प्रक्रिया के या प्रक्रम के दौरान भैया रटेगा नहीं कोई, बहुत सिंपल एकदम हलवा। प्रक्रम के दौरान यदि ताप कैसा हो? स्थिर हो। यदि ताप कैसा हो तो आपने कहा सर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, स्थिर हो। बात समझ में आई? प्रक्रिया के दौरान यदि ताप कैसा हो? भाई स्थिर हो, ताप में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलेंगे? समतापी बोलेंगे, आइसोथर्मल बोलेंगे। आइसो का मतलब एक समान, थर्मल का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है जी, चलिए। अब सवाल पैदा होता है कि सर चलो ये तो देख लिया, ताप स्थिर है। अब यदि आप कह रहे हो रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस, अब कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके होते समय ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में? ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब यह कि ये हो जाएंगी आपकी राइट ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ऊष्मा कैसी है? स्थिर है। तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे? रुद्धोष्म। कुछ अच्छा खासा सिंपल सा नाम रख देते भाई, कुछ बढ़िया सा लल्लू पप्पू टाइप का, रुद्धोष्म। अभी बच्चे का आ गया इंटरेस्ट इसको देख के, नहीं आता भैया, अजीब अजीब से नाम है, पर डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आई? नाम ही अजीब है, कॉन्सेप्ट एकदम हलवा है। मैंने कहा एक ऐसी प्रोसेस हो रही है, क्लियर, जिसके समय पर जो ऊष्मा है वो स्थिर है। ऊष्मा में, हीट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है भैया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब ऑन द सेम वे, अब समदाबी, यहां पर मैं दाब लिख दूंगा, ये लो। तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, सिर्फ ये चीजें देखने में अजीब लगती है ना, है तो लल्लू ही है एकदम। ठीक है, सम आयतनी प्रक्रम यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, तो वो भी अपन देख लेते हैं। ये लो, आयतन कैसा होगा? तो भाई स्थिर होगा। आयतन कैसा होगा? तो भाई सीरियस सी बात है, स्थिर होगा बेटा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन हो रही है जिसमें आयतन आपका क्या हो जाए? तो स्थिर हो जाए, उस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे? सम आयतनी प्रक्रम बोलेंगे। उदाहरण ले ले, चलो ले लेते हैं। ये प्रेशर कुकर रहा बच्चों, ये प्रेशर कुकर ला, सीटी बना दे, बना दिया सीटी। हैंडल बना दे, ये बना दिया भाई हैंडल, यहां पर बना दिया पकड़ने का। ठीक है, कौन सी कंपनी का है? तो XYZ कंपनी का प्रेशर कुकर है। अब इसको अपन ने नीचे से गर्म करना शुरू किया।
आपको पता है कि गर्म करेंगे तो नीचे डेल्टा बनाना पड़ेगा, ऊष्मा को रिप्रेजेंट करते हैं अपन डेल्टा से, ठीक है। चलो तो बहुत सिंपल सी चीज, जैसे ही अपन ने यहां से डेल्टा बनाया, अब अंदर भरा हुआ है या तो पानी या फिर कोई भी गैस। अब जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे अंदर का जो दाब है वो बढ़ता जाएगा, पर कुल आयतन जो है इसके अंदर का, क्या बोलते हैं इसको, डिब्बा, सॉरी डिब्बा नहीं, क्या बोलते हैं पढ़े लिखे लोग, निकाय। ओके भैया, निकाय। तो इस निकाय के अंदर का कुल आयतन कैसा है, तो आपने कहा सर फिक्स्ड। जब तक सीटी नहीं आ जाती अंदर का जो आयतन है, वॉल्यूम है, कैसा है सर, फिक्स्ड। बात समझ में आ गई। तो ऐसी प्रक्रिया जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सम आयतनी। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। और नाम इंग्लिश में क्या होगा, आइसोकोरिक। इंग्लिश में नाम क्या होगा, तो भैया आइसोकोरिक, आइसोचोरिक नहीं, आइसोकोरिक। बात समझ में, खत्म खेल, नोट करो रे भैया, ठीक है। चलो बेटा, और आगे हम बढ़ने वाले हैं। हम कुछ और प्रक्रियाओं के बारे में देखेंगे जिसमें है आपकी चक्रीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। तीनों को नोट करो, तीनों के बारे में कोई डेफिनेशन पता है तो जल्दी से लिखो, फिर तो मैं डिस्कस करके इनको हलवा बना ही दूंगा, ठीक है। चलो, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, चक्रीय प्रोसेस है, मतलब यहां पर पक्का जो है कोई ना कोई चक्कर लग रहा होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात भैया, कोई ना कोई चक्कर 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 लग रहा होगा। सवाल पैदा होता है कि भाई चक्कर कौन लगा रहा है, तो बड़े ध्यान से देखिए। मैंने कहा मेरे पास एक ग्राफ है, देखो थर्मोडायनेमिक्स में या ऊष्मागतिकी में ग्राफ यानी कि आरेख का बहुत रोल है। अब आप बोलोगे सर आरेख तो इसके पहले वाले अध्याय में भी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही बात, बस वैसे ही आरेख अपने को यहां बनाने हैं। इंटरेस्टिंग बात कि ऐसे जो आरेख हैं, बात समझ में आ रही है, वो हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बनाने हैं, दाब और आयतन के बीच में बनाने। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि एक प्रोसेस जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, फिर वो कहां गई, तो भैया बी पॉइंट पे गई, फिर कहां गई, तो ए पॉइंट पर आ गई। क्लियर हो गई कहानी, बोलो यस सर। मतलब जहां से वो शुरू हुई थी यदि वो वहीं पर पहुंच गई, इसका मतलब ये कि जो प्रोसेस है वो कैसी आपकी चक्रीय प्रोसेस है। और ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अपन पूरा डीप में जानने वाले हैं कि कौन से प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसके उदाहरण कैसे होते हैं, और बात समझ में आई, उदाहरण कैसे होते हैं, और अंदर कौन से जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके छिपे रहते हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। बहुत तगड़ा वाला जो है, अभी तो मत करो नोट, बस तीनों पॉइंट्स को नोट कर लो, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो भैया हमने अलग अलग प्रकार के जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, यानी कि ऊष्मीय ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में हमने बात कर ली है। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं, कहीं पर यदि कोई ग्राफ होगा तो अपन वो भी बना लेंगे, ये सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जितने भी बच्चे स्टेट बोर्ड वाले हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इन सब की जो है परिभाषाएं, डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। चलो भैया, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समतापी प्रक्रम की, बात समझ में। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया समतापी प्रक्रम की, बहुत ध्यान से देखिएगा। मतलब कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो रही है जिसमें निकाय का जो तापमान है ना वो स्थिर रहेगा, निकाय का तापमान जो है वो कैसा रहेगा भैया, स्थिर रहेगा, भले ही प्रोसेस चलती जाए। अभी मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूं, बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से देखना। तो मैं कह रहा हूं भाई निकाय का जो तापमान है वो स्थिर रहेगा, राइट, भले ही जो है आपकी प्रक्रिया चलती रहे। चलो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। चलो इसको समझने के लिए क्या करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। समतापी, हम बात किसकी करेंगे, तो भैया समतापी प्रक्रिया की हम बात करने वाले हैं। समतापी, समतापी प्रक्रिया जो है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने कहा हाँ जी सर, चलो भैया मेरे पास है जल, कुछ ना कुछ तापमान होगा इसका, बोलो यस सर। अब मैंने कहा कि मेरे पास जो है H2O है और वो लिक्विड है बेटा, ठीक है, और तापमान कितना है, तो आपने कहा सर तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये ऐसा तापमान है जिस पर यदि मैं थोड़ी और ऊष्मा देता हूं, बहुत ध्यान से देखना, जब भी मैं और ऊष्मा दूंगा तो इसका अब जो तापमान है, देखो अभी कौन सी अवस्था में है, बात समझ में, लिक्विड स्टेट में है, यानी कि ये द्रव है, अभी आपका ये द्रव है, मतलब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो भाई ये जल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो समतापी की बात कर रहे हैं अपन, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, समतापी की बात कर रहे हैं।
अब यदि आपके पास जल है, उसका तापमान कितना है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से हमने ऊष्मा दी, यहां से हमने जो है ऊष्मा दे दी। बात समझ भाई, क्या होगा? आप बोलोगे सर देखो, पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है और उसकी अवस्था जो है वो कौन सी है, जल अवस्था में है, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। पर जैसे हम इसको क्या करेंगे भाई, ऊष्मा देंगे, जैसे हम इसको एनर्जी देंगे, तब क्या होगा? तो बहुत ध्यान से देखना, अब ये आपका H2O तो होगा, पर इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। अब जल से ये क्या बन जाएगा? तो भाई ये वाष्प बन जाएगा, और अभी भी इसका तापमान ना 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बात समझ में क्लियर है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि पानी है और आप यदि इसको और ऊष्मा देते हो तो वो 110 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाता, फिर वो कहता है भाई अब बहुत हो गया। बात समझ में आई? अब बहुत हो गया, अब हमको जल अवस्था में रहना ही नहीं है, अब हमको अवस्था परिवर्तित करना है, और हमको जो है अब अपनी अवस्था परिवर्तित कर देनी है। बात समझ में? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, तो ध्यान से देखेंगे बेटा, तापमान यहां पर भी 100 डिग्री सेल्सियस था, तापमान यहां पर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, पर ऊष्मा जो है वो क्या की जा रही है, सप्लाई की जा रही है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है समतापी का, यही तो क्या है, तो भैया कॉन्सेप्ट है। बड़ी सिंपल सी कहानी। और कॉन्सेप्ट क्या है कि ऊष्मा देने पर हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो जल था, अब जैसी आपने ऊष्मा दी तो जल के अणुओं के बीच की जो दूरी है ना, उसने बढ़ना शुरू कर दिया। इस बार जल का तापमान नहीं बढ़ रहा, वाइब्रेशन नहीं बढ़ रहा अणुओं का, अणुओं के बीच की जो दूरी है उसने ही बढ़ना शुरू कर दिया। ऊष्मा देने से जल के अणुओं के बीच की जो दूरी है उसने बढ़ना शुरू कर दिया। मतलब ये कि अवस्था में परिवर्तन हुआ। ऊष्मा देने पर क्या हुआ, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, तो भाई अवस्था में बदलाव हुआ। अवस्था में बदलाव हुआ मतलब कि ये द्रव अवस्था से किस में चला गया, द्रव अवस्था से ये गैसीय अवस्था में चला गया। बात समझ में? ऊष्मा देने पर ये द्रव अवस्था से गैस में चला गया। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भैया यहां पर जो तापमान है वो कैसा है, तो वो स्थिर बना हुआ है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं कि भैया अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, कि जब अवस्था में परिवर्तन होता है ना, तो तापमान जो है वो कैसा होता है भाई, नियत बना होता है। मतलब ये कि देखो यहां पर भी 100, वहां पर भी 100। ऐसा आप पहली बार देख रहे हैं कि सर ऊष्मा यानी कि हीट तो हम सप्लाई कर रहे हैं, बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। बात समझ में? तो ऐसी क्रिया यदि होती है तो हम उसको बोलते हैं क्या, समतापी। मतलब दुनिया की कोई भी ऐसी रिएक्शन जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, समतापी अभिक्रियाएं बोलेंगे। तो ये पहला उदाहरण था। बात समझ में? अब इसका हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। चलो आ जाओ। दूसरा उदाहरण क्या है, तो आप एक सिलेंडर लीजिए, एक बड़ा सा, उसके अंदर आप ये यहां पर एक गैस भर दीजिए। ये यहां पर एक गैस भरी हुई है। ये पहला वाला, तो एक काम करते हैं, पहला वाला फिर से एक बार देख लेते हैं कि जब अवस्था में परिवर्तन होगा तो तापमान वही रहेगा, जब तापमान में परिवर्तन होगा तो अवस्था वही रहेगी। बड़ी सिंपल सी कहानी है। मतलब अवस्था परिवर्तन के समय पर ऊष्मा तो दी, पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो समतापी। दूसरा वाला, अब मैं कह रहा हूं बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये अपने पास पिस्टन है। क्या है तो बच्चों, पिस्टन है। अब इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, बोलो यस। अब इसके पहले वाले अध्याय में आपने पढ़ा है पिछले एपिसोड में कि जो गैस होती है वो संपीड़ित हो सकती है, संपीड्य होती है। ठीक है। अब ऊपर से जो है ना आप लगाओगे प्रेशर। जब आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो आयतन जो होगा गैस का वो कैसा होने लगेगा भाई, कम होने लगेगा। मतलब ये कि जब आप प्रेशर को बढ़ाते जाओगे तो आयतन जो है वो कम होता रहेगा। मतलब प्रेशर में परिवर्तन हुआ, आयतन में परिवर्तन यानी कि वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ, पर ताप में परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसी कोई भी, मतलब हम कह रहे हैं कि समान ताप पर दाब बढ़ाने से आयतन कैसा हो गया, तो भैया कम हो गया। आयतन कैसा हो गया, कम हो गया। अरे तो नियम है यार, ये तो एक लॉ है जिसको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यही तो था। बोलो यस सर। तो ये दो चीजें आपको दिमाग के अंदर फिट रखनी है। मतलब कुछ भी हो रहा हो पर टेम्परेचर में कोनो वेरिएशन नहीं आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, समतापी प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है। चलो
ठीक, पक्का, यस सर। तो एक है आपका अवस्था परिवर्तन, तो इसको आप क्या लिखेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, इसको आप लिखेंगे अवस्था परिवर्तन। तो उदाहरण क्या है इसका, अवस्था परिवर्तन। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान जो है वो नियत बना रहता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, तो भाई समतापी बोलते हैं। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान जो है वो कांस्टेंट बना होता है और उसी को अपन समतापी बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक, चलिए बस खत्म बात। अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए। अब यदि प्रक्रिया कैसी है भाई, ऊष्माक्षेपी है। देखो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों हो सकती है। ठीक है, तो यदि ऊष्माक्षेपी हो या ऊष्माशोषी हो, इसमें ऊष्मा का क्या होगा भाई, बहाव होगा, तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको आपको कैसे लिखना है, देखो ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये क्या चीज हो गई, डीटी किधर से आ गया इधर पे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कि भैया ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन कितना है, तो भाई शून्य है। मतलब ये कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू शून्य है, मतलब कि T इज इक्वल टू शून्य है। कम अंतर के लिए, देखो अंतर बहुत ज्यादा है तो ऐसा लिखोगे, कम अंतर के लिए dt इज इक्वल टू शून्य। ठीक है, पक्का, यस सर। पर यदि आप बात करेंगे ऊष्मा में परिवर्तन की, तो ऊष्मा में परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0 है। ये दोनों सिचुएशन को आप लिखेंगे किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि समतापी प्रक्रम में। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नोट करेंगे बेटा, डन। स्क्रीनशॉट लिया जाए, बढ़िया से नोट किया जाए, हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो और आगे बढ़ेंगे, हम बात करने वाले हैं इसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि रुदोष्म। हाय क्या नाम है, रुदोष्म। बात समझ में, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ भी हो जाए पर निकाय, निकाय बोले तो डिब्बा, निकाय बोले तो क्या, डिब्बा। परिवेश बोले तो क्या, वातावरण। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही, ठीक है। चलो, तो भाई निकाय यानी कि डिब्बा, परिवेश बोले तो वातावरण के बीच में कोई भी प्रकार की जो ऊष्मा होगी, भले ही तापमान में परिवर्तन आ जाए, कुछ में परिवर्तन आ जाए, पर ऊष्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ऊष्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस समय पर पता है क्या होता है, ठीक है, इस समय पर तापमान में परिवर्तन हो सकता है पर ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर परिवर्तन ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ेगा, लेकिन अगर परिवर्तन ऊष्माशोषी है तो ताप जो है वो कैसा होगा, तो भैया कम होगा। सीधी सी बात है कि ताप बढ़ने से क्या होता है, सॉरी, आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि भाई तापमान जो है वो बढ़ेगा। ऊष्माशोषी का मतलब है कि तापमान जो है वो कैसा होगा भाई, कम होगा। उदाहरण तो खैर बहुत सारे अपन लोगों ने पढ़ लिया, उसको जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि यदि कोई अभिक्रिया या परिवर्तन किसी थर्मस फ्लास्क या किसी ऊष्मारोधी पात्र में हो रहा है तो ये कैसा है, आपका रुदोष प्रक्रम है। कैसा है, तो भाई रुदोष प्रक्रम है, यानी कि आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस है। मतलब ये कि यहां पर आपका जो डेल क्यू है या ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा 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 में बदलाव जो है, यहां पर ऊष्मा में जो बदलाव है वो है आपका शून्य। और ऊष्मा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रुको अभी अपन ने देखा था, किधर गया 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 किधर गया, किधर भी नहीं, कोई बात नहीं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐड कर लेंगे आप। ठीक है जी, चलिए। तो ऊष्मा में परिवर्तन को मैंने क्या कहा भाई, शून्य कहा, मतलब कि भैया Q2 इज इक्वल Q2 माइनस Q1 कितना हो जाएगा, तो भाई शून्य हो जाएगा। डेल Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कम अंतर के लिए, अंतर बहुत ज्यादा है तो डेल्टा लगाने का, अंतर बहुत कम है तो डी लगाने का, दैट्स ऑल। कम अंतर के लिए, ठीक है। सिचुएशन लिखेंगे DQ, DQ इज इक्वल टू कितना, तो भाई 0, खत्म बात। DQ इज इक्वल टू कितना, तो बच्चों हो जाएगा आपका 0। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से यहां पर था ये, यहां पर, ठीक। चलो
पक्का। तो थर्मस के अंदर यदि कोई भी रिएक्शन हो रही है, देखो थर्मस के अंदर क्या होता है, ऊष्मा बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है, ना तो बाहर से ऊष्मा अंदर जाती है। एक समय बाद तापमान कम हो जाता है, आयतन में परिवर्तन हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं, बात समझ में आई। पर थर्मस के अंदर की जो ऊष्मा है ना तो वो बाहर आती है, ना ही वातावरण। और पढ़े लिखे लोग वातावरण को क्या कहते हैं, परिवेश, सराउंडिंग का कोई असर नहीं पड़ता है अंदर की ऊष्मा पर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, पक्का। चलिए भैया, तो ऊष्मा परिवर्तन जो है उसमें तापमान में परिवर्तन हो सकता है, पर ऊष्मा यानी कि क्यू यानी कि हीट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे। हम बात करने वाले हैं इसके बाद समदाबी प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि भैया दाब यहां पर स्थिर रहेगा, दाब जो है वो यहां पर कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। इसका उदाहरण लेते हैं, बात समझ में, इसका उदाहरण लेते हैं। बहुत तगड़ा वाला यहां पर उदाहरण लिया गया है कि मैंने जो है एक प्रेशर कुकर लिया हुआ है, बात समझ में आई, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलो इसका एक उदाहरण लेते हैं भैया, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर। रुको, मैंने यहां पर एक जो है प्रेशर कुकर, नहीं रुको, बंजा भाई, बंजा बंजा बंजा, यस, हमने जो है क्या लिया है भैया, प्रेशर कुकर लिया हुआ है। बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे, ठीक। चलो ये रहा प्रेशर कुकर, यहां पर जो है अपन ने सीटी बना दी, ठीक है, और ये सीटी थोड़ी देर बाद जो है कढ़ाई को देखकर बजेगी। बहुत बढ़िया जी, चलिए रुको रुको, ये लो, ये लो, अपन ने बना दिया यहाँ पर पूरा ऐसे, ये आपका प्रेशर कुकर। बात समझ में आ गई, बोले यस सर। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन कैसा किया है हमने भाई, अच्छा हमने ढक्कन लगा दिया, नहीं नहीं ढक्कन अपने को लगाना नहीं है, ढक्कन नहीं लगाना है अपने को। प्रेशर कुकर कैसा करना है, खुला रखना है। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप खुला डिब्बा बोलोगे, खुला प्रेशर कुकर बोलोगे। बात समझ में आ रही है। तो ये भैया आपका होगा ओपन सिस्टम, यही देखा था अभी हम लोगों ने, खुला निकाय। बात समझ में आई। तो ओपन सिस्टम जब होगा बेटा, बात समझ में आ रही है, मतलब कि ढक्कन खुला हुआ है, खुला प्रेशर कुकर, खुला, तो प्रेशर कुकर ले लो, खत्म बात, कोई भी बर्तन ले लो, ठीक है। अब जब आप इसको गर्म करने की कोशिश करोगे, जब आप नीचे से तापमान बढ़ाओगे, जब आप नीचे से तापमान बढ़ाओगे तब क्या होगा, ताप बढ़ाने पर देखो, अभी तो गैस इसके अंदर थी, अभी तो भाई जल जो था इसके अंदर था, अब आपने इसको गर्म करना शुरू किया, अब इसने वाष्प बनकर तहलका मचाना शुरू किया, इसने वाष्प बनकर बाहर जाना शुरू किया। इस पूरी कंडीशन में जो दाब है ना वो कैसा है, स्थिर है। तो यहां पर आपका जो दाब है वो कैसा है, तो भाई सीधी सी बात है, स्थिर है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा बढ़िया चल रहा है, मतलब जो भी हो, पर इसका पहले वाला जो अध्याय है जिसको हम लोग बोलते हैं भैया स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, उसका तो ये तगड़ा वाला क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो दाब यहां पर कैसा होगा बेटा, स्थिर होगा, पर यहां पर ऐसा होगा। बोलो यस सर, ये फिर किसी का नियम निकल कर आया, ये फिर किसी का नियम निकल कर आया। चार्ल्स बॉयल तो नहीं है, गैलोसिक और चार्ल्स में आप देख लीजिए। बात समझ में, ये फिर क्या निकल कर आया, तो किसी का नियम निकल कर आया। तो दाब यदि स्थिर होगा, ढक्कन यदि खुला है तो दाब कैसा होगा, स्थिर होगा। दाब में, प्रेशर में कोई चेंज ही नहीं आएगा। बात समझ में आई। और भैया वॉल्यूम और तापमान जो है एक दूसरे के साथ समानुपाती हो जाएंगे। बात समझ में आई। चलिए, तो बहुत सिंपल सी कहानी। तो फिर हम कहेंगे कि यहां पर dp इज इक्वल टू 0 होगा, और आप ये भी लिख सकते हो कि dp या डेल्टा p जो है वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ऐसे प्रक्रम को हम लोग आइसोबैरिक कहेंगे, समदाबी कहेंगे। आइसो का मतलब सेम, बैरिक का मतलब क्या, तो आपको भी पता है कि दाब की जो इकाई है वो क्या है भाई, बार है। बात समझ में, खत्म किया। चलो अब उदाहरण कौन सा लिया है, तो भाई यही उदाहरण लिया हुआ है कि हमने कहा भैया पानी को 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में इतना ही होगा, से 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप जल को, पानी बोले तो जल, जब आप पानी को, जल को 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, जब आप जल को
25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाते हो ना, कितने पर? 1 atm पे, एक वायुमंडलीय दाब पर। तब पानी जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? भाप में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार का जो प्रक्रम है उसको अपन समदाबी प्रक्रम का उदाहरण कह सकते हैं। खत्म। तो ये आपके समदाबी प्रक्रम जो होगा उसका क्या हो जाएगा भाई? तो उदाहरण हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आप इसको कॉपी में क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, चलो। तो बेटा ये समदाबी था। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो भाई हम सम आयतनी की बात करने वाले हैं। मतलब ये कि इस बार आपको सेम डिब्बा लेना है, पर मुझे थोड़ा सा इसमें एडिट करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना। मैं कुकर तो नहीं बनाऊंगा इस बार। ठीक है, देखो आपको ने इस बार फिर गर्म करना है। किसको? प्रेशर कुकर को। पर इस बार जो है भैया, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार खेल बदल गया। इस बार क्या होगा? तो इस बार यहां पर सीटी लगी होगी और ये आपका प्रेशर कुकर होगा। और कैसा होगा? तो भाई क्लोज्ड सिस्टम होगा बेटा। कैसा होगा? तो ये आपका क्लोज्ड सिस्टम होगा, यानी कि बंद निकाय। तो ये हो जाएगा आपका क्लोज सिस्टम, यानी कि बंद निकाय। अब जैसे ही आपने गर्म किया, मतलब अब देखो फिक्स हो गया ना ये, अब पानी इसके बाहर नहीं निकल सकता। बात समझ में? तो आयतन कैसा हो गया? तो भाई आयतन यहां पर फिक्स्ड हो गया। मतलब आप कितना भी क्या कर लें भाई, तापमान बढ़ा दें, जो आपके जल के वाष्प हैं, जल है, वो इस पर्टिकुलर आयतन या वॉल्यूम के बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आयतन कैसा हो गया? तो भाई फिक्स्ड हो गया, यानी कि स्थिर हो गया। ठीक, यस सर। अब जैसे ही आपका आयतन फिक्स्ड हुआ, स्थिर हुआ, वैसे ही जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे, राइट, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम ये कहेंगे कि गर्म करने के बाद दाब, ताप बढ़ेगा। बात समझ में? पर आयतन की यदि आप बात करोगे तो वो कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। आयतन की यदि आप बात करेंगे तो भैया वो कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। बड़ी हलवा वाली कॉन्सेप्ट है, बड़ी सिंपल सी घिसी पिटी सी कहानी है कि आयतन जो है वो आपका कैसा रहेगा? तो भैया फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, चलो। पक्का बोलेंगे? यस सर। जैसे नीचे एक रिएक्शन दी हुई है, अब इसको एक डिब्बे के अंदर आप करोगे तो कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दाब में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, पर आयतन जो है ना वो बिल्कुल आपका कैसा है? तो भाई नियत बना रहेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, यस सर, बहुत शानदार वाली बात। तो डिब्बा यदि बंद है, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, डिब्बा यदि बंद है तो समायतनी, डिब्बा यदि खुला है, डिब्बा यदि बंद है, समायतनी, कुछ भी कर लो, पानी को इधर उधर 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 कुछ भी कर लो, बात समझ भाई, समायतनी। पर यदि डिब्बा खुला है, सम क्या होगा आपका? समदाबी, यानी कि आइसोबैरिक। ठीक है, और ये हो जाएगा आइसोकोरिक, और ये हो जाएगा बॉटल को रखना, और ये हो जाएगा अगले वाले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना। ठीक है, आ जाओ। हम बात करने वाले हैं, कुछ बच गया क्या? कैसे बचेगा? चलो, हम बात करने वाले बेटा इसके बाद चक्रीय प्रक्रम, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, सुनो, ये लो, ऐसे लगाते हो स्टार, VIIMP, VIMP। ठीक है, और आगे लिख दो, और आगे लिख दो, नीट, JEE, CUET, स्कूल वालों का प्यारा टॉपिक। तो प्यारा क्या हो जाएगा? तो भाई टॉपिक हो जाएगा। खेल खत्म। ठीक है, तो नीट, JEE, CUET, स्कूल वालों का ये क्या है भैया? प्यारा टॉपिक है। ये एग्जाम में आता ही आता है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं और बड़े सिंपल होते हैं। ठीक है जी, चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस जो है वो क्या होती है, यह आपसे पूछा जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी। ठीक है जी, देखो,
कि मैं कह रहा हूं किसी डिब्बे के अंदर यदि कोई क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, क्रमानुसार परिवर्तन हो रहा है और अंततः वो अपनी मूल अवस्था में यदि वापस आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर बोले तो, अरे एक शानदार वाला क्या लेंगे भाई, उदाहरण लेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो कैसे, तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, है ना, आ जाओ एक ग्राफ बनाते हैं बेटा। देखो हम यहां पर उदाहरण लेते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर ना एक उदाहरण ले लिया, इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ में हमें यहां पर प्रेशर बनाना पड़ेगा या वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक और एक ऐसा ग्राफ बनाने वाला हूं जिसको आप फिजिक्स में जो है भयंकर तरीके से पढ़ने वाले हो। चलो बात समझ में आ गई। अब यदि आप देखेंगे तो मैंने कहा भैया यहां कहीं पर ना ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट था, देखो ए पॉइंट जो है यहां पर कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है। उस समय उसका कुछ आयतन रहा होगा, कुछ दाब रहा होगा, ये इस पॉइंट तक गया और घूम कर यहां पर आ गया। तो भैया ये ऐसे गया, ये ऐसे घूम के आ गया, खत्म बात। तो ये आपका ए पॉइंट हो गया बेटा, ये कौन सा पॉइंट हो गया, तो भाई बी पॉइंट हो गया। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो यही आपकी, ठीक है, ये ए पॉइंट जो है यही आपकी अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम, ठीक है, किसको बता रहा है, तो भाई अवस्था को बता रहा है। तो यही आपका प्रारंभिक और अंतिम अवस्था को बता रहा है, कौन सा पॉइंट, तो भाई ए पॉइंट। बात समझ में, मतलब ए पॉइंट से वो बी की तरफ गया, प्रेशर में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, दाब में परिवर्तन आया, आयतन में परिवर्तन आया, फिर घूमकर वो वापस से ए पर आ गया। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं इसको अपन क्या कहते हैं भाई, साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि चक्रीय प्रक्रम। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। थोड़ा अपन और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर, आ जाओ। अब यहां पर क्या है, आप ध्यान से देखना, इसको तो दिमाग में फिट कर लो। ये तो जब तक आप फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते रहोगे तब तक ये जो आपको दिख रहा है ना यहां पर, ये ऐसा आता रहेगा, ठीक है। अब यहां पर आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, बोलो यस सर, दिख तो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से होता है, देखो ऐसा, इधर से ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहां पर सॉरी ऐसा, और ये ऐसा। बात समझ में आई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी कि भैया ये जो है ए पॉइंट से निकला, बी पर गया, फिर सी पर गया, फिर डी पर गया, ए पॉइंट से निकला, बी सी डी होते हुए पूरा ग्राफ चक्कर लगाते हुए बिल्कुल वापस से कहां आ गया, ए पॉइंट पर आ गया। मतलब ये कि यहां पर देखो, ध्यान से देखेंगे आप तो भाई जब पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उदाहरण भी बता रहा हूं, जब पूरी प्रक्रिया चल रही थी तो कई बार इसके दाब में परिवर्तन आया, कई बार जो है इसके ताप में परिवर्तन आया। बात समझ में आ रही है। पर अंतिम और प्रारंभिक अवस्था की यदि आप बात करेंगे तो वो तो एक समान है। अंतिम और प्रारंभिक अवस्था की यदि आप बात करेंगे, राइट, तो वो कैसी है, तो भैया एक समान है। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर। तो ये आपके उदाहरण होंगे किसके, तो भाई चक्रीय प्रक्रम के। और इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऊर्जा कम होती है, बढ़ती है, जो भी होती है, पर निकाय की ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और इसका उदाहरण क्या होगा, तो भैया ये लो, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, पर इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका कारनॉट। कारनॉट चक्र, इसका बेस्ट उदाहरण जो है वो आपका क्या है भाई, कारनॉट चक्र है। या फिर आप बात करेंगे इसकी, तो भैया एसी के अंदर और आपका जो फ्रिज होता है, बात समझ में आ रही है, फ्रिज होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीतलक। रेफ्रिजरेटर को क्या बोलेंगे, तो भैया इसको शीतलक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। और क्या, तो भैया कारनॉट चक्र। ये आपके उदाहरण लिखिए, बढ़िया वाली चीज बता रहा हूं, ठीक है, जल्दी से नोट करो, बढ़ेंगे आगे, हरिया। तो अब सवाल पैदा होता है कि सर वो बढ़िया वाली चीज कौन सी है, तो भैया ये जो कारनॉट चक्र है ना, कारनॉट, ठीक है, बोलो यस सर।
ये कार्नोट चक्र आपका फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। तो अभी तो हमने इसका बहुत बेसिक जो है वो डिस्कशन किया हुआ है, पर इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप भौतिकी में पढ़िएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार तरीके से आप इसे नोट करेंगे। हम कुछ और प्रक्रमों के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम कहते हैं कि भैया रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। ध्यान से देखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो क्या है आपका। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है? नाम तो बड़ा शानदार, उत्क्रमणीय। ऐसा लग रहा है जैसे गार्डन में बैठ के कुछ बड़ी शानदार सी चीज जो है उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। उत्क्रमणीय विचार आया। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो, तो कोई प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है यदि प्रक्रम इतनी मंद गति से हो कि, बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि कोई प्रोसेस इतनी स्लो होती है कि सीधे प्रक्रम में होने वाले सभी परिवर्तनों को रिवर्सिबल या फिर आप रिवर्स कर सके, तथा प्रक्रम की किसी भी अवस्था में निकाय और परिवेश साम्यावस्था में रहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, निकाय और परिवेश जो है वो कैसे हो जाते हैं भाई? साम्यावस्था में रहते हैं। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। कैसे? तो डिब्बा बनाएंगे, डिब्बा डिब्बा अपन खेलेंगे इसमें। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे पास यहां पर एक डिब्बा है, मेरे पास यहां पर एक डिब्बा है और ये जो डिब्बा है ये बंद है। कैसा है? तो भैया ये एक बंद डिब्बा है। बहुत ध्यान से देखना बेटा। इसके अंदर क्या है? तो बेटा इसके अंदर पानी है, जल है, जल है, जल है, जल है, जल है, जल 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 जल। ठीक है, अब क्या है? तापमान जो है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। तापमान जो है वो कैसा है भाई? 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तापमान पे जल जो है वो वाष्पीकृत तो नहीं होगा, उबलेगा नहीं, वाष्पीकृत जरूर होगा, वाष्पीकरण जरूर होगा। अब यदि वाष्पीकरण होगा तो भाई सीधी सी बात है, इसके जो वाष्प होंगे वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। बात समझ में आई? इसके जो वाष्प होंगे, है ना, इसके जो वाष्प होंगे वो कैसे होंगे? तो भैया ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इसके जो वाष्प होंगे वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब एक समय बाद क्या होगा? ध्यान से देखना, एक समय बाद होगा क्या, उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक समय बाद क्या होगा कि जितने वाष्प जो है या फिर जितने जल के अणु किसमें परिवर्तित हुए भाई? वाष्प में परिवर्तित हुए, राइट। उतने ही उसी समय पर उतने ही वाष्प जो है वो किस में परिवर्तित हो गया? तो भाई जल में परिवर्तित हो गया। मैं कह रहा हूं भाई जितने जल के अणु वाष्प में परिवर्तित हो गए उतने ही वाष्प के अणु जो हैं वो जल में परिवर्तित हो गए। मतलब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई? हम इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में? हम जो है इसको बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर आ जाएगा आपका गैस, और इसी को हम बोलते हैं साम्य अवस्था कि भैया किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ, बात समझ में, उतना ही उत्पाद जो है वो आपके अभिकारक में परिवर्तित हो गया। तो ये साम्य अवस्था है। पर इसको समझने के लिए और डीप में समझने के लिए हमने एक पूरा अध्याय बना रखा है जो कि केमिस्ट्री में बड़ा धुरंधर प्रकार का अध्याय माना जाता है। बात समझ में? तो साम्य अवस्था पर जितना आपका अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित हुआ ना, उतना ही आपका जो उत्पाद है वो अभिकारक में परिवर्तित हो गया। मतलब की बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब कि यहां पर जो प्रोसेस हो रही है वो कैसी है? रिवर्स हो रही है। जैसे कार होती है ना, कार में आगे वाले भी गियर होते हैं, पीछे वाले भी गियर होते हैं। तो ये आपकी कार है भैया। रिवर्सिबल प्रोसेस बोले तो कार, दोनों प्रकार के गियर, दोनों क्या हैं? तो भैया इसमें क्या होंगे? कार लिख लो, इतने में काम चल जाएगा। दोनों प्रकार के क्या होंगे? तो गियर होंगे। क्लियर है कहानी? खत्म खेल। तो दोनों प्रकार के इसमें गियर होंगे, दैट्स ऑल। मतलब कि आपका उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित हो रहा है, अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। किसी एक समय पर जितने जल के अणु जो है वाष्प में बन रहे थे उतने ही वाष्प के जो अणु हैं वो जल में परिवर्तित हो रहे। तो ऐसी प्रक्रियाओं को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और यदि ऐसी प्रक्रिया नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल बोलेंगे, यानी कि अनु उत्क्रमणीय प्रक्रम। बात समझ में? नोट कर लो। चलो ध्यान से देखिएगा। तो इस समय पर आपका जो निकाय यानी कि डिब्बा, परिवेश यानी कि वातावरण जो है वो किस में पाया जाएगा? तो बबुआ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, साम्य अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, बोलो यस सर। नोट करेंगे बेटा। चलो
डन डना डन, डन डना डन, डन डन डना डन। हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि इरिवर्सिबल, जिसमें परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि निकाय जो है वो साम्यावस्था में आ ही नहीं सकता। अब बोलोगे सर इसका एक तगड़ा वाला उदाहरण हो जाए, बहुत ध्यान से देखिए। देखो अब मैंने कहा मैंने कहा CH4 है मेरे पास, इसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है और ये परिवर्तित हो रहा है CO2 में, और भैया ये जो है 2H2O में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। CH4 जो है वो O2 के साथ मिलकर परिवर्तित हो रहा है CO2 में, और साथ में आपको मिल रहा है 2H2O। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और साथ में अपने को ऊष्मा भी मिल रही है। अब ये इतनी फास्ट रिएक्शन है कि वापस से ये कभी हो ही नहीं सकता। मतलब मीथेन को आपने जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जल जो है वो बन गया, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर ये हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? बोले यस। तो ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस यानी कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो किसी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में वह बल जो अभिकारकों को उत्पादों में परिवर्तित करता है, बात समझ में आ रही है, वह उत्पाद को अभिकारक में परिवर्तित करने वाले बल की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसमें कभी भी साम्य अवस्था नहीं हो सकती। इसको जरूर अपने दिमाग में फिट रखेंगे। इसलिए इसमें कभी भी साम्य अवस्था जो है वो हो ही नहीं सकती अभिकारक और उत्पाद के रूप में। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है जिसमें वापस से आपका जो उत्पाद होता है वो अभिकारक में परिवर्तित नहीं हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस। बड़ी शानदार सी कहानी। ठीक है, चलो नोट कर लो बेटा। तो अब पूरे चैप्टर में ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये बार बार जो है पूछे जाएंगे। अब क्योंकि कहानी आप बढ़िया तरीके से समझ चुके हो, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से देख लो। ये सब अपन ने देखा। हमने अवस्था फलन क्या है वो भी देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि ऊष्मागति में उल्टे सीधे नाम होते हैं और कॉन्सेप्ट बड़ा हलवा होता है। हमने ये भी जान लिया राइट कि भैया दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, कुछ बदल जाते हैं, कुछ नहीं बदलते हैं आकृति और आकार के साथ में। दैट्स ऑल। बात समझ में? हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी। हमने अलग अलग प्रकार के निकाय देखे, खुला देखा, बंद देखा, और कौन सा देखा, तो भाई विलगित यानी कि आइसोलेटेड देखा। ठीक है, चलो। तो ये सारी जो कहानी है इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वाली क्लास आपको बिल्कुल जो है बड़े ध्यान से सुननी पड़ेगी राइट, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में। जिसमें हम बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम के बारे में, और भैया वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, बोलो यस सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो भैया आपको जाना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर या फिर वेबसाइट पर, और वहां पर आपको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इंग्लिश मीडियम वालों नर्सरी से लेकर 12वीं तक, हिंदी मीडियम वाले 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ अवेलेबल है। सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ में भैया बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यदि कोई भी आपको डाउट होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। हम अगली क्लास में मिल रहे हैं जहां पर हम इस चैप्टर के और मजे लेने वाले हैं। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।